आज हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। पहले डिस्कस किया जाएगा कौन? क्रोटोप। पहले ही क्रोटोप डिस्कस कर दिया जाए है। एक बुक लाइए हमको, पहले क्रोटोप भी करते हैं सब, उसमें कम भी सवाल है। आज क्रोटोप में देखो लोग हुआ बना दिया है कि बहुत हार्ड है, देखना कितना लल्लू टाइप का लगेगा और सॉल्यूशन कितना छोटा छोटा होगा, आपको मैं बताऊंगा। एक बुक दे दीजिए और दो चिपक जाइए, लाइए। जैसे पहला अपन सवाल बनाने जा रहे हैं, इसका क्रोटोप पहले डिस्कस करते हैं अपन। क्रोटोप में आप देखो पहला सवाल है, पीछे से करते हैं। पहला नंबर बोलते जाइए फटाफट, यहां लिख देते हैं ना 3.20, हाँ 3.17, 3.16, 15, 3. अब डाउट, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि पहला है कि क्वेश्चन देखो सीरियस सब पढ़ा हुआ है सबको ना। तो पहले हम करते हैं, पहले 3.20 में देखिए ये क्लास में कराया हुआ सवाल है और सीट में भी है, फिर भी आपने पूछा। देखिए 2 स्मॉल बॉल्स हैं, यहां पर एक मास m1 है, यहां एक मास m2 है और इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है, इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है। ओके, इन दोनों को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया इधर इधर। तो आप बात को आप समझिए कि इस पर फोर्स लगेगा, इनके बीच में सेपरेशन होगा और इस पर इसके कारण एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा और उसके कारण इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा। सेकेंड क्या होगा, इसका वेट काम करेगा m1g और उसका काम करेगा वेट m2g। ओके, यानी इस पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्सेस सब इसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है। फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि इधर कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है। इसकी dt टाइम में देखो तो यह भी dt इधर जाएगा, तो यह भी एक भी dt जाएगा, तो ये हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ओके, परंतु एक बड़ा मजेदार सिचुएशन यहां से आएगा कि सपोज करो कि आपका यहां सेंटर ऑफ मास है। अब यह सेंटर ऑफ मास की हाइट अगर इनिशियल yi मान लिया जाए तो ये yi हमारा कितना आने वाला है, ये yi देखिए तो यह होगा, इसी को ओरिजिन मान लो तो यह होगा m1 h1 प्लस m2 h2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे आगे नहीं बोलना है, सिर्फ डाउट आए तो पूछ लो, अपने मत बोला करो। m1 h1 बाई m2 h2 बाई m1 प्लस m2, ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई या yi। ठीक है, अब क्या है कि अगर सेंटर ऑफ मास के पर टोटल मास को ट्रांसलेटिंग मोशन के लिए हम लोग कंसंट्रेट मान सकते हैं, तो अगर यहां टोटल मास को आपने कंसंट्रेट मान लिया, तो जैसे आप यहां पर टोटल मास को कंसंट्रेट मानिएगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो यह एफ कैंसिल हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहां पर एसीएम आप निकाल सकते हैं, वह होगा m1g प्लस m2g बाई m1 प्लस m2। तो दो कॉन्सेप्ट आ गया, एक तो हमेशा आपको पार्टिकल्स एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे और दूसरा आ गया एसीएम आ गया आपको जी। अब देखो सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचो, तो ये बेचारा सेंटर ऑफ मास चलेगा इधर भी से, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो यूसीएम आ जाएगा m1 भी प्लस m2 भी अपॉन m1 प्लस m2। यहां से अगर देखो तो आपका भी आ गया यूसीएम, तो आपका भी आ गया और जी इधर है, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा। सेंटर ऑफ मास किस पर चलेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ पर, लाइक यह ऐसे चलेगा सेंटर ऑफ मास। अब क्या है कि लेकिन होगा क्या कि इसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन ज्यादा है इसमें, तो ये क्या करेगा कि आपको मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है जल्दी आ जाएगा अर्थ पर। तो जिस समय ये अर्थ पर आ रहा है, ये पूछ रहा है कि उस समय इसकी हाइट क्या होगी। तो ओके, हम मान लेते हैं कि यह अर्थ पर आ गया, यहां सेंटर ऑफ मास है, तो फर्स्ट पार्टिकल आपका यह है Q1 जो है ना आपको अर्थ पर आया होगा, ये जो है प्रोजेक्टाइल पाथ पर नहीं जा सकता क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा।
क्योंकि सेपरेशन तो चेंज होगा ना, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर नहीं जाएगा, पैराबोलिक पाथ पर नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वेलोसिटी इधर है, लेकिन इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और कह रहा है कि ये जाकर के इधर कुछ डिस्टेंस एल पर गिर जा रहा है, तो इसको गिरा दो कहीं एल पर ले जाकर। तो जैसे यह एल पर जाकर गिरेगा यहां से, तो वेरी सिंपल है, टाइम लगा होगा टी नॉट इक्वल टू एल बाई वी, क्योंकि इधर तो एक्सेलरेशन नहीं, फोर्सेज इधर लग रहे हैं, तो इसका इधर वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। और उस समय ये जो है आपको मैं बता रहा हूं कि यह सेंटर ऑफ मास है, तो Q2 कहीं इधर होगा, तो अब वह कहां होगा ये पूछ रहा है, तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, Q2 कहीं यहां पर आया होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये यहां पर आना ही पड़ेगा Q2 को उस समय, क्यों, क्योंकि यह सेंटर ऑफ मास होगा उस समय, और ये सेंटर ऑफ मास है, तो यह पार्टिकल वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसकी हाइट मान लो कि इस समय h है, क्या है, h है, तो YFC निकाल सकते हो, YF कितना आ जाएगा, तो इसकी तो हो गई m1 इंटू 0, और उसका हो गया m2 इंटू h, अपॉन हो गया m1 प्लस m2। अब देखो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड, वर्टिकल मोशन सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कंसीडर करो, तो डाउनवर्ड वह कितना गया है, तो वह गया yi माइनस YF, जी के डायरेक्शन में गया है, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यह हाफ जी टी नॉट स्क्वायर के बराबर होगा, टी नॉट रखो और सोल्व करो, h निकल जाएगा। क्या अगला सवाल है 3.20 हो गया, और 3.20 में आप देखते हैं 3.17 देखिए, 3.17 मैं बताता हूं, उसको सुनिए। 3.17 क्या होगा, तो ये 3.17 जो होगा ना, वह देखिए ऐसा सवाल आप किए हुए हैं, इसमें 1977 गॉन है, मैंने एक पॉलीगॉन है, सपोज करो यही एक पॉलीगॉन है, इसमें बहुत से साइड है, ओके ठीक है। अब क्या है कि कह रहा है कि इस पर चार्ज इक्वल रखे हुए हैं, इसका साइड लेंथ ए है, और इसमें साइड कितने हैं 1977, तो ये साइड है, यह साइड है, ओके। अब क्या है कि सब पर चार्ज भी होगा, तो मान लो कि यहां पर चार्ज आपका Q है, यहां भी 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 Q है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक चार्ज को यहां से उठाकर इन्फिनिटी पर ले गया गया, तो एक चार्ज किस फील्ड में डूबा हुआ था, तो अदर जो है 1976 चार्ज यहां मान लो कि पोटेंशियल V नॉट पैदा किया था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी Q V नॉट, तो वह Q V नॉट जो होगा वह जो है यहां पर है, इन्फिनिटी पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाने वाली है 0, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, मान लो कि यह K1 हो गया, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर जाने पर। अब क्या हुआ, यह चार्ज चला गया, तो अब यहां पर पोटेंशियल निकालना, ये इस चार्ज को ले जा रहा है, तो इस चार्ज को जब ले जाएगा तो यहां पर यहां पर पोटेंशियल 1976 चार्जेस पैदा कर रहे थे, यहां पर करेंगे ये छोड़ करके, और तो यहां पर पोटेंशियल कितने पैदा करेंगे 1975 करेंगे। अब क्या है कि अगर 1976 यहां करते तो कितना होता हुआ V नॉट होता, अब ये नहीं कर रहा है यहां, चूंकि यहां चार्ज नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल अब V नॉट डैश जो होगा V नॉट ही होता, परंतु ये वाला माइनस हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस हो गया, तो ये V नॉट डैश हो गया। तो अब एक और इक्वेशन बना, इसको इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो यह हो जाएगा Q V नॉट डैश माइनस इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कौन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, पहला ज्यादा होगा दूसरा से, और इनका डिफरेंस दिया हुआ है K1 माइनस K2 अब सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वह है 3.16 देखिए, 3.16 अगर देखा जाए तो देखिए क्या होने वाला है। 3.16 में आपको दो बॉल दिया हुआ है, और ध्यान दीजिए 3.16 जो सवाल है बड़ा मजेदार है, आप बना सकते हैं इसको इजीली। जैसे आपको मैं बताता हूं 3.16 में क्या हो रहा है। 3.16 में आप देखें तो इसमें Q1 और Q2 दो चार्ज है, लाइक यहां पर एक Q1 चार्ज है और लाइक यहां एक चार्ज Q2 है। अब देखो ये दोनों जो चल रहे थे सेम वेलोसिटी से पहले चल रहे थे, तो वेलोसिटी शायद दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी V नॉट थी और उसकी भी V नॉट थी, ये सेम वेलोसिटी से चल रहे थे, नहीं
इनिशियली है सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और एक इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माने दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफॉर्म लग रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी 60 डिग्री से चेंज हो जा रहा है और मैग्नीट्यूड हाफ हो जा रहा है। तो आपको ये 60 डिग्री पर एक लाइन खींच देते हैं, और यह जो है 60 डिग्री पर अगर लाइन खींचोगे तो अब इसकी वेलोसिटी इधर हम इनिशियल क्या है, v0 cos 60 है, और वह v0 cos 60 क्या होता है, v0 by 2 होता है। तो अभी भी वेलोसिटी क्या है, इधर v0 by 2 है, और कुछ देर टाइम के बाद v0 by 2 हो गया, यानी इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी इधर तो कांस्टेंट है और इधर एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर होगा। क्यों होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के, क्योंकि दो कंपोनेंट इसका है, एक v0 cos 60 है और एक v0 sin 60 है। डेल्टा टी टाइम के बाद v0 sin 60 क्या हो रहा है, इक्वेशन भी बना लेते हैं कि अगर इसका इंपल्स निकालो तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और डेल्टा टी टाइम के बाद मान लो कि वह वेलोसिटी क्या हो गया है, इधर 0, इसलिए तो यही सिर्फ वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो ये मोमेंटम होगा, इनका इंपल्स होगा q1e डेल्टा टी, फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसी डायरेक्शन में होगा जिधर इंपल्स ले रहा है, तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसीलिए यहां माइनस लगाए, तो फाइनल हो जाएगा 0 और इनिशियल होगा m v0 sin 60। इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा q1 e डेल्टा टी इज इक्वल टू m v0 रूट 3/2 m v0। ओके, ये आ गया इक्वेशन। सेकेंड वाला में चलते हैं, तो इसका वेलोसिटी जो है उतना ही टाइम में 90 से रोटेट कर जा रहा है, तो अगर सपोज करो कि यह रोटेट कर गया, वही लाइन फिर खींच लो, वही लाइन है जो इससे 60 डिग्री पर है, तो इधर तो इसके परपेंडिकुलर जो है तुम्हारा q2e लगेगा, या q2e किधर लगेगा भाई, ये लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, ये एंगल 90 होगा, तो इधर कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इधर जो है फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो उधर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर अगर बात करो तो मैं v0 cos 60 इधर कर सकता हूं, यह v0, और इधर मान लो कि इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो यह इधर वाला कंपोनेंट सेम होगा, तो यह 60 है तो यह एंगल 30 होगा, तो यह v0 cos 60 इज इक्वल टू होगा v2 cos 30 होगा ना, यानी v0 cos 60 इज इक्वल टू आपको आने वाला है v2 cos 30, v2 cos 30, ठीक है। और ये v0 cos 60 v2 cos 30 के बराबर हो गया, तो एक रिलेशन आ गया आपको कि v0 और v2 में आप रिलेशन आ गया, अगर v1 by v2 कहता है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हा? अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर सेकंड बॉल, दूसरा बॉल का रेशियो चार्ज और मास का निकालना है, ठीक है ना। इन व्हाट प्रोपोर्शन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल चेंज, अब प्रोपोर्शन में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, तो ये v2 बाई क्या कर दोगे, v0, यही ना होगा, कर लोगे। अब दूसरा इसमें एक और सवाल चूज करना है, वह सवाल कह रहा है कि भाई दूसरा का मास रेशियो कितना चेंज हो गया, तो ओके वही फॉर्मूला होगा, यहां हो गया q2e डेल्टा टी, ये माइनस लगा दीजिए, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में ही देखना है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना आ गया बताओ, यह हो गया v2 cos 30, इधर इधर हो गया m v2 बोलो sin 30, ये निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और माइनस इनिशियल आपका क्या था, इधर cos, इधर हो गया sin, तो यह होगा m v0 cos बोलो sin 60 हो गया। अगला सवाल है, इसके बाद अब अपन करेंगे 3.17 हो गया, 16 हो गया, 3.15 करते हैं। 3.15 देखिए, 3.15 की बात करोगे तो ध्यान दो, 3.15 हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तू लोग घर पर जिसको बनाना होगा बना लेना, खाली समझो हमें ठीक से, अच्छा है ना, खूब बढ़िया समझो चीज, क्योंकि क्रोटोब है तो सिर्फ समझने पर ध्यान दो, इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, खूब बढ़िया समझो सिर्फ। तो अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपका 3.15 है, तो 3.15 में दो बॉल है, या एक क्यू है और या एक क्यू है, ओके, और यहां पर इसका सेंटर को वेलोसिटी कांस्टेंट भी दे दिया। अब भाई कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है तो यहां बड़ा प्रॉब्लम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा फिजिक्स में मैकेनिक्स में कि कोई पॉइंट को वेलोसिटी v0 दे दिया भी, और यह कांस्टेंट v है और ये कांस्टेंट कह रहा है, तो इसके चक्कर में पड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर हो सकता है एक छोटा सा मास हमको लेना पड़े, वह मास में मोमेंटम, तो ये फिजिक्स के लिए बड़ा बेकार आदमी है,
तो हम इसी को फ्रेम मान लेना, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसी पर जाकर बैठ जाएंगे। और जैसे आप यहां बैठोगे, इसके फ्रेम में चले गए, माने एक ऐसा फ्रेम चूज करो, एक ऐसा फ्रेम चूज करो जो ऊपर जा रहा है भी से, इसी के फ्रेम में आ गए। तो ये फ्रेम जो होगा ऊपर भी से जा रहा है, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके फ्रेम में चले गए हम। तो इसके फ्रेम में जब जाओगे तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या हो जाएगी, v, और इसकी भी इनिशियल क्या हो जाएगी, v। तो ये पीछे जाने लगेगा, ग्राउंड के फ्रेम में नहीं जा रहा है, किसके फ्रेम में जा रहा है, ये पॉइंट के फ्रेम में, ठीक है ना। तो इसके फ्रेम में यह जा रहा है, तो जैसे ही यह नीचे जाएगा तो अब यह नहीं चल रहा है, इस फ्रेम में यह रेस्ट में हो गया, और चूंकि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो यह पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेगा उस फ्रेम में। तो अब क्या होगा, कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, के फ्रेम में। तो हम कह सकते हैं कि यह इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए स्यूडो फोर्स का भी चक्कर नहीं है। तो ये जो है उसको नजर आएगा नीचे जाते हुए, तो ये नीचे जाएंगे तो लाइक ऐसा कभी हो जाएगा। अब ये लाइक ऐसा हुआ तो यहां पर क्या होगा, रस्सी का टेंशन T इधर लग रहा है, इधर भी रस्सी का टेंशन T लग रहा है, तो उनका एक इधर कंपोनेंट आएगा और इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा, तो ये क्लोज भी जाएंगे। जैसे जैसे क्लोज जाएंगे, चार्ज क्या, पहले देखो जो टेंशन है तो टेंशन फोर्स लगा, उनका कंपोनेंट आया, तो दो फोर्स लग रहा है, एक तो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है और एक टेंशन का इधर कंपोनेंट आ रहा है। तो टेंशन फोर्स के कारण अप्रोच होना चाहेंगे और रिपल्सिव फोर्स के कारण रिसीड होना चाहेंगे। तो क्या होगा कि शुरू के दिनों में टेंशन का फोर्स ज्यादा रहेगा, इसलिए अप्रोच करेंगे। अप्रोच करते करते एक समय आएगा कि जो दोनों को लाइन ज्वाइनिंग अलोंग टेंशन का फोर्स का कंपोनेंट और जो उनके बाद बीच में कूलम्ब फोर्स लग रहा है, टेंशन का इधर कंपोनेंट और यह बैलेंस कर लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, और अप्रोच कर रहा है तो यह क्या होगा, यह कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और टेंशन का इधर कंपोनेंट छोटा हो जाना है, तो वह क्या करने लगेंगे, वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा। और घटते घटते इसके फ्रेम में बात कर रहे हैं, एक समय आएगा कि इनकी वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी, जीरो, और इधर जिस समय वेलोसिटी जीरो हुआ, ओके। अब देखो ये पॉइंट में अब क्या है कि इनका वेलोसिटी लेकिन नीचे था, लेकिन रस्सी का एक टेंशन T ऊपर लग रहा था, वह रस्सी का टेंशन T अगर T निगेटिव वर्क कर रहा था इन पर, बॉल पर, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इनका ये वाला भी घट रहा था, और ये घटते घटते जिस समय इधर वाला कंपोनेंट जीरो हुआ, ये भी कंपोनेंट जीरो हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम। और ये किस फ्रेम में हो रहा है, किस फ्रेम में हो गया, इस फ्रेम में। अगर पूछता, ये सवाल पूछता बड़ा अच्छा कि ये बताइए कि ग्राउंड के फ्रेम में जिस समय मिनिमम सेपरेशन हुआ है उस समय इनकी वेलोसिटी क्या है, तो इनकी वेलोसिटी जो है ना ग्राउंड के फ्रेम में क्या है बताओ। ये तो भी रिलेटिव जीरो है ना, तो भी रिलेटिव जीरो है, तो जीरो इक्वल टू होगा इनका एक्चुअल वेलोसिटी, और किधर ऊपर को पॉजिटिव मानना है तो माइनस भी, तो यह भी रिलेटिव क्या होगा, भी होगा, यानी उनकी वेलोसिटी किधर भी होगी, नीचे की ऊपर, ऊपर, इनकी वेलोसिटी इधर होगी, इनकी वेलोसिटी ऊपर होगी। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ओके। तो अब यह सेपरेशन, इनकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ओके। अब जैसे इनके बीच की वेलोसिटी जीरो हो गई, अब सवाल पूछेगा जे भाई, ये जो है सवाल डिस्कशन का चीज है, कोई लड़का आपसे पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते थे कि भाई इधर का वेलोसिटी क्यों जीरो हुआ, इस समय जब वेलोसिटी इधर जीरो हो गया तो ये वेलोसिटी जीरो होना क्यों जरूरी है भाई। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि यह जो है कांस्टेंट रिलेशन अगर लगाइएगा तो उस फ्रेम में यह पॉइंट रेस्ट में है, तो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर यहां जीरो है और यह कंपोनेंट जीरो हो गया, तो इस वेलोसिटी, अगर इधर कोई भी वेलोसिटी होगा तो उसका इधर एक कंपोनेंट आएगा। पहले के केस में क्या हो रहा था कि एक वेलोसिटी इधर था और एक वेलोसिटी इधर था, और यह पॉइंट रेस्ट में था, तो इधर वाला जो वेलोसिटी था उसका कंपोनेंट इधर आ रहा था और इधर वाला वेलोसिटी का इधर आ रहा था, तो दोनों कंपोनेंट मिलकर के जीरो हो जा रहे थे। तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों एंड पर। तो इस एंड पर वेलोसिटी जीरो है तो यहां भी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो अगर यह कंपोनेंट है और यह कंपोनेंट है तो दोनों मिलकर के तो कैंसिल करके जीरो कर देंगे, लेकिन एक कंपोनेंट जीरो हो गया और एक कंपोनेंट मान लो कि इधर बाकी है इसके फ्रेम में, तो उस समय इसका इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा और यह कंपोनेंट इधर आ गया, यहाँ का वेलोसिटी जीरो है, यह पॉसिबल नहीं है, रस्सी टूट जाएगा, तो इसीलिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अब ये रीजन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ना। अब यह हो गया, तो अब क्या करो, एनर्जी कंजर्व करा दो। तो शुरू में इनके पास कितनी एनर्जी थी भाई, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी पोटेंशियल एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर
अब प्लस उसका हाफ mv स्क्वायर, हम इस फ्रेम में बात कर रहे हैं इसके। अब इजिकल टू क्या हो गया, बाद में वेलोसिटी गायब हो गया और क्यू स्क्वायर डी नहीं था पहले, सेपरेशन 12 था, नहीं 12, ये 12 कर दीजिए, ये डिस्टेंस 12 है। और बाद में मिनिमम सेपरेशन डी मान लो, चाहे आर मिनिमम मान लो, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कर दो, वेलोसिटी तो 0 हो गया। और इस तरह आपको सवाल बन सकता है क्या। अगला सवाल देखिए कौन हो गया, यह 31715 हो गया। 15 के बाद सीधे चल आइए 310। 310 देखो, 310 में आपको मैं बताता हूं, समझिए। 310 में अपन क्या कर सकते हैं, 310 में देखो कह रहा है क्या कि एक स्फीयर है, यही स्फीयर है, किसी इंस्टेंट टी पर इसकी जो है वेलोसिटी है r इक्वल टू वी टी, इसका रेडियस v स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है और दो बॉल है, एक बॉल है आपका जिसका चार्ज q1 है और एक बॉल है जिसका चार्ज q2 है और a लेस देन b है, माने q1 यहां पर है जो इसके सेंटर से a डिस्टेंस पर है और q2 जो है इसके सेंटर से b पर है। और यह सवाल है 3.10, ओके 3.10। तो ये 3.10 में आपको देखो अब क्या है कि इसको अर्थिंग कर दिया है शायद, अब इसको अर्थिंग कर दिया तो अर्थिंग में करंट क्या होगा पूछ रहा है। तो सपोज करो कि इस पर चार्ज कोई क्यू आ गया, अब ये रेडियस वेरी करेगा तो उस क्यू के कारण पोटेंशियल वेरी करेगा, तो ये चार्ज चेंज होते रहेंगे, तो इसमें करंट होगा। अगर ये dq बाई dt आपको पॉजिटिव आ गया तो ये गेन करेगा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इसीलिए करंट पॉजिटिव करंट इधर होगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर dq बाई dt निगेटिव आ गया तो ये क्या करेगा, चार्ज लॉस करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, तो आपको मैं बता रहा हूं वेरी सिंपल है, इसको पोटेंशियल सम निकाल, इसका जीरो कर दो निकाल कर, तो इसके कारण होगा देखो के Q2 बाई बी और प्लस के Q1 बाई ए, के माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और प्लस इसका होगा के क्यू बाई आर, है ना, होगा इज इक्वल टू 0 किसी इंस्टेंट टी पर। ओके, अब देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। अब देखो, अब आप क्या करो, 0 हो गया, यहां से आप क्यू निकाल लीजिए, तो आपका क्यू आने वाला है वह आएगा के तो सब हट जाएगा, नहीं एक तो हो जाएगा आर इंटू के क्यू टू बाई बी बाई प्लस Q1 बाई ए और माइनस यहां लगा दीजिए, यही ना, माइनस आर वी टी हो गया, आर को वी टी लिख दिए। अब आई निकालना है तो सीधे करेंगे हम लोग dq बाई dt। अब dq बाई dt आप कर लीजिए, तो dq बाई dt करिएगा तो ये सब कांस्टेंट है, ये तो यहां भी माइनस है, माइनस बाहर निकाल दिए थे क्या, माइनस बाहर निकाले हुए हैं क्या, तब ठीक है, ये ठीक है, तो यह डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट है तो हो गया माइनस बी इंटू Q1 बाई ए बाई प्लस Q2 बाई बी आ गया। ये कब तक ले होगा, जब ये फॉर्मूला कब ले लागू होगा, जब टाइम निकालना पड़ेगा, अगर जिस समय तक ले यह पॉइंट यहां ना आ जाए, तो यह पॉइंट पहले 0 यहां था, अब यहां से यहां इसको आने में r इक्वल टू वी टी है, तो यह डिस्टेंस कितना है, तो a इक्वल टू वी टी हो जाएगा, तो t आ जाएगा a बाई वी, तो यह तब ले होगा जब लेस होगा क्या, r लेस होगा, टाइम लेस होगा a बाई वी से। ओके, अगर तुम्हारा आई जैसे ही टाइम ग्रेटर होगा ए से तो ये समा जाएगा इसमें, तो गायब हो गया, तो आपको हो जाएगा यही आई इज इक्वल टू माइनस वी इंटू ये समा गया Q2 बाई बी। कब होगा यह, अब ये माइनस आ रहा है, यानी करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऐसे माइनस आ रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, सही है ना। अब देखो इसमें है माइनस वी Q2 बाई बी आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो आई इक्वल टू माइनस वी Q2 बाई बी आ गया। अब इस बात में आप ध्यान देने की कोशिश करो कि यह कब लागू होगा, जब ले ये नहीं समाये उसके अंदर, तो ये जो है डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, तो यह देखो a बाई भी लेस होना चाहिए t से और t लेस होना चाहिए b बाई v से। ओके, और जब b बाई v से टाइम बड़ा हो जाएगा तो ये भी समा जाएगा जाकर के, तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप आ गए 3, कहां तक ले आ गए अपन, 10 तक, 3.10 से अब 9 में आ जाओ, 3.9 देखिए,
3.9 देखो, 3.9 देखिए, 3.9 सवाल कह रहा है कि एक यहां मेटल का स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, और इसको चार्ज कर दिया गया। तो ये चार्ज किया होगा, चार्जिंग का बताए थे, मेटल कंडक्टर है तो इसको चार्जिंग का तरीका मैंने बताया था। तो मेटल चार्जिंग का है तो इस पर चार्ज निकाल लो क्यू। तो यह φ1 से चार्ज किया गया पोटेंशियल लगाकर, तो यह क्या होगा, φ1 से अगर इसको चार्ज आपने कर दिया तो इसकी पोटेंशियल φ1 होगा Q बाई 4πε0 R1, ठीक है। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज क्यू है। किसी बंदा ने क्या किया ना कि ऐसा कोई स्फीयर रख दिया, इसका सेंटर पर ये नहीं है, ये जो है नॉन कॉन्सेंट्रिक है, मैंने इसके सेंटर पर यह नहीं है, यह कहीं पर है सपोज करो, और इसको कवर कर दिया एक स्फेरिकल सेल से, यह भी मेटालिक है, यह भी मेटालिक है, और यह जो है इसकी पोटेंशियल क्या है, φ1 है, मैंने इस पर चार्ज Q1 हो गया, पोटेंशियल को गोली मारो। अब इसकी पोटेंशियल क्या होगी यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह पोटेंशियल, यह चार्ज Q1 है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कैविटी में है, यह जो है स्फीयर है, और यह है स्फीयर, इधर कैविटी है, तो कैविटी में नेट चार्ज 0 होता है, तो इस पर -Q1 है तो इधर से -Q1 आया होगा, नॉन इनफॉर्म आया होगा भले, अब बाहर आया होगा +Q1, वह इनफॉर्म आया होगा। तो यहां पर अब पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आएगा तो इतना तो हम बता सकते हैं ना कि इस पर जितने चार्ज होंगे वो -Q1 होंगे, क्योंकि कैविटी में नेट चार्ज 0 होता है, और बाहर +Q1 होंगे, और कैविटी वाला चार्ज बाहर कोई फील्ड पैदा नहीं करता है, तो बाहर वाला इनफॉर्मली चार्ज होगा, परंतु अंदर वाला चार्ज जो है नॉन इनफॉर्मली चार्ज होगा। इतना तो हमको नॉलेज हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल कि इसको क्या किया कि एक मेटालिक वायर से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कह रहा है, तो जैसे मेटालिक वायर से आप जोड़िएगा तो होने वाला क्या है कि ये जो है, अब क्या होगा, ये जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से कि इसकी क्या होने वाली है कि यहां पर यह चार्ज है तो अंदर फील्ड है, अगर यहां पर चार्ज है तो इसे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, क्योंकि ये कैविटी है, कैविटी में दो फील्ड पैदा करेंगे, एक तो यह Q1 करेगा, एक इनर सरफेस पर जो है वही करेगा, बाहर वाले तो करेंगे नहीं कैविटी में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि यहां से लाइन ऑफ फोर्स निकला, अभी ये नहीं था तो यहां से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा होगा, और यहां से अगर लाइन ऑफ फोर्स निकला, इसका सेंटर है, और तो वैसे जाकर मिला होगा, नहीं यहां से निकला तो ऐसे मिला होगा नॉर्मली, नहीं ऐसे निकला होगा, इससे भी सरफेस का नॉर्मली, इसके भी सरफेस पर जाकर नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा होगा, तो इन पर सब पर निगेटिव चार्ज आया होगा, कोई -Q1 आएगा ही, लेकिन वह इनफॉर्मली नहीं होगा। ओके, अब ये सब चीज पूछ सकता है आपको, मैंने लाइन ऑफ फोर्स भी प्रोटोक डिस्कस करने से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आपसे आप खुद फ्रेम कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे जाएंगे और नॉर्मली टर्मिनेट करेंगे तो निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स है तो फील्ड है, तो इसके अंदर फील्ड है, और वो फील्ड किधर है, इफेक्टेड फील्ड देखो तो ऐसे ही है, तो इधर जब यह चार्ज रहेगा इसके अंदर फील्ड रहेगा, और जब फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, और इसकी पोटेंशियल ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर इसको मेटालिक वायर से आपने जोड़ दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब आएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, नहीं तो चार्ज इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका कम है, इधर करंट फ्लो करने लगेगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन आ गया ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट फ्लो करते जाएगा, यानी इसकी पॉजिटिव चार्ज घटते जाएगी, एक समय आएगा ये पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया मान लो, तो जैसे ही पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो अंदर का फील्ड गायब हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो जब तक ये चार्ज फ्लो करते रहेगा, जब तक नलिफाइड नहीं हो जाए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इस स्फीयर पर चार्ज रहेगा तब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाइड हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्या होगा, ये चार्ज सब गायब हो जाएगा, और ये चार्ज जो गायब हो जाएगा तो आपको मैं बता रहा हूं, ये चार्ज जब गायब हो गया तो ये भी इनर सरफेस पर चार्ज नहीं रह सकता, तो कैविटी के अंदर चार्ज का सम क्या होता है, 0, तो ये भी चार्ज गायब हो जाएगा। अब चार्ज गायब हो गया तो अंदर फील्ड गायब हो जाएगा, और इस पर चार्ज नहीं है तो इनर सरफेस पर भी चार्ज नहीं रहेगा। अब ये पूरा चार्ज कहां चला गया, आउटर सरफेस पर, तो जो चार्ज क्यू था यहां अंदर वह बाहर चला गया। अब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है तो कोई फील्ड नहीं है, और जब फील्ड नहीं है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम। अब यह एक सिंपल सा एक स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, और उस स्फीयर का अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो φ2 तो हो जाएगा चार्ज Q बाई 4πε0 R2, अब वैल्यू रख दो आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक तुम हवा मत बनाओ जो रोटो समझ में नहीं आएगा, रोडो से भी आसान लग रहा होगा, एसी बर्मा से भी आसान लग रहा होगा, एक आध सवाल छोड़ दो तो एकदम सब समझ में, अमीर तो कोई सवाल में दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखो अगला देखो, टाइम भी नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ा लग रहा है कि एक एक घंटा लग रहा है, एक एक दो लाइन में तो बन रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3.8 देखो,
3.8 देखिए, 3.8 देखो, 3.8 में देखो 3 स्मॉल स्फेरिकल न्यूट्रल मेटल स्फीयर है। देखो यहां पर एक मेटल स्फीयर है, स्मॉल है, यह भी स्मॉल है और यह भी स्मॉल है। इनकी रेडियस कुछ मान लो, इसकी रेडियस ए है, इसकी भी रेडियस ए है और इसकी भी रेडियस मान लो ए है। अब इरेक्ट इनसे सेम डिस्टेंस पर एक बड़ा सा स्फीयर इरेक्ट किया गया, जैसे 3 स्फीयर ऐसे ऐसे रख दिया गया और उनके इरेक्ट कर दिया गया सिमेट्रिकली। तो उनके सेंटर से जो लाइन ऊपर वर्टिकल, इरेक्ट माने सीधा, इरेक्ट माने क्या होता है? सीधा। लैंग्वेज भी बहुत नया नया सीख रहा होगा, क्रोटो पढ़ा होगा तो क्रोटो बने चाहे नहीं पढ़ोगे ना तो आईटी में जो लैंग्वेज आता है ना वो और क्लियर होगा। तो ये 3 स्फीयर हो गए और तीनों स्फीयर के सेंटर से एक लाइन इरेक्ट खींच दो, क्योंकि सबसे डिस्टेंस बराबर है और एक बड़का सा स्फीयर रख दिया गया, जैसे टंकी रखा रहता है, नहीं वह सिलिंड्रिकल रहता है, स्फीयर रख दिया गया। और यह 3 स्फीयर थे। अब ये तीनों स्फीयर से उनकी डिस्टेंस मान लो कुछ है, क्या मान लिया जाए? चलो एल मान लो, चाहे कुछ बी मान लो, ये माने है उसको बी मान लो। याद रहे तो लार्ज स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर लिखा हुआ है, देखे आप लोग, लार्ज मेटालिक स्फीयर, लार्ज इसको लिखा है स्मॉल, तो इसका मतलब समझिए लार्ज और स्मॉल का मतलब है कि लार्ज अगर स्फीयर है तो उससे थोड़ा चार्ज लीजिएगा तो उसकी ना पोटेंशियल चेंज होगी ना चार्ज चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल है, ये भी लार्ज रहते तब दोनों की कैपेसिटी जो है ना उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई और इनकी कैपेसिटी क्या हो गई? बहुत कम, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इनकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो गंगा जी में जाओ, एक गिलास पानी लेकर भाग आओ, तो क्या गंगा का पानी में अंतर आएगा? क्या नहीं आएगा। इसीलिए इन सिमिलर फैशन यहां पर भी लार्ज स्फीयर से थोड़ा चार्ज ले ही लिया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वो लार्ज स्फीयर यहां रखा हुआ है, देख बड़ा सा पहले। अब देखो एक और लैंग्वेज इसमें बड़ा अच्छा, इससे टर्न अप, देखो आर इन टर्न कनेक्टेड टू आइसोलेटेड चार्ज, इसका अर्थ समझ रहे हैं? यही लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आया होगा, माने एक एक करके उससे कनेक्ट किया गया। टर्न देख रहा है लैंग्वेज, और ये सब लैंग्वेज के कारण बहुत जगह आईटी में सवाल आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बात मानो चाहे नहीं, आता नहीं है। तो वह टर्न जो बोला है ना उसका मतलब हम समझा दिए ना। टर्न का मतलब हुआ कि पहला सटाएंगे, फिर दूसरी की बारी आएगी, फिर तीसरी की बारी आएगी, नहीं कहते हैं एक का बारी आया, दूसरा का बारी, तीसरा का बारी। तो अब मैं बता रहा हूं कि यह ए हो गया, पहला फर्स्ट ये मान लो, ये सेकंड है और इसको थर्ड। हम पहला से सटाए पहले उसको वायर से चाहे किसी तरह सटा दी, तो इनकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सेम, और इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब क्या होगा? इसकी पोटेंशियल होगी, इस पर चार्ज मान लो Q1 आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज फ्लो किया होगा, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आया होगा, तो ये क्या आ गया? इस पर Q1/4πε0A, इसका अपना पोटेंशियल, और उसके कारण उस पर मान लो चार्ज कैपिटल Q है जो बड़ा वाला स्फीयर है, तो उसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है? B है, तो वह पोटेंशियल पैदा क्या होगा? Q/4πε0B, और इस पोटेंशियल को तुम मान लो कि फाई है, ठीक है ना। पोटेंशियल को यहाँ फाई से लिखा जा रहा है क्योंकि इरोडोक्रोटो में फाई लिखता है पोटेंशियल, तो हम लोग इरोडोक्रोटो कुछ दिन के लिए अरे नौटंकी करें अपन, इरोडोक्रोटो हो गए नहीं, तो उसी की भाषा में बात करें ना। अब देखो ये हो गया, अब इससे कनेक्शन तोड़ लिया गया, अब सटाया गया दूसरे को, अब दूसरा को सटाया गया, तो उस बड़ा स्फीयर पर क्या है? चार्ज वही है, तो उसके कारण अब इस पर मान लो चार्ज Q2 आ गया। अब ध्यान दो, इस पर चार्ज आपको Q2 आ गया और इनके बीच में भी तो सेपरेशन दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया है? L की D कुछ दिया है सेपरेशन? नहीं दिया है, नहीं दिया है। अरे भार मजा नहीं दिया तो D मान ले, इनके बीच में सेपरेशन हो गया। तो अब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? उसके कारण तो अभी भी होगा Q/4πε0L, और इसके कारण एक एक्स्ट्रा आ जाएगा Q1/4πε0D आ जाएगा ना, और एक खुद के कारण आ जाएगा Q2/4πε0 क्या A, और यह मिल करके अब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आएगा तो इसकी पोटेंशियल स्फीयर के बराबर हो जाएगी, बल्कि स्फीयर का तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा, तो यह भी होगा 5। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया और यह सेकंड हो गया, ठीक है। अब तीसरा में कह रहा है ये Q1 Q2 दिए हुए हैं, तो अब Q3 क्या होगा? तो वेरी सिंपल है, उसको सोचो ही नहीं। तीसरा में क्या होगा? ये बड़का वाला के कारण हो जाएगा कितना? 4π Q/4πε0B, B है ना, B की B है ना, B ले रहे हैं ना उधर, B हो गया।
और प्लस दोनों के कारण, तो एक हो जाएगा Q1/4πε0d, सेपरेशन डी मान लिए तो मैंने इस पर निकाल रहे हो तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा ना, प्लस Q2/4πε0d और खुद के कारण Q3/4πε0 क्या था a इक्वल टू 0 5। यह 3 इक्वेशन हो गया। अब जो करना करते रहो। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में बताइए क्या क्या किए। बड़का स्क्वायर के कारण यहां पर होगा Q/4πε0d और ये इसके कारण Q1/4πε0d नहीं है, यह डिस्टेंस डी है, यह डिस्टेंस डी है ना, यह भी डिस्टेंस डी है और उसके कारण हो गया Q2/4πε0d और यह Q3 खुद के कारण हो गया Q3/4πε0d। ये भी भाई होगा तो बड़का स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल होना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन और तीनों को सोल्व करो Q3 निकाल लो। अगला सवाल है 3.6 कौन आ गया 3.8 हुआ ना, 3.8 के बाद 3.7 देखिए ठीक है। 3.7 में क्या है थोड़ा सा ध्यान दो, लिखो मत समझो, लिखने से कोई फायदा नहीं, वीडियो देते को करना समझ लो खूब बढ़िया से, समझने वाला काम बाद में दिक्कत होगा। 3.7 देखो 3.7 में क्या होने वाला है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर है, देखो ऐसा कोई स्फीयर है ना, ठीक है ना, थिन स्फीयर है माने ये हॉलो स्फीयर है तो इसकी कुछ मोटाई होगी, तो अगर इसको बीच से काटते हैं देखते हैं क्या आता है मजा। क्योंकि देखो कोई भी अगर चीज है तोड़ना है तो अपन क्या करते हैं, इसी को तोड़ना है, मान लो कि पाइप को तोड़ना है, हमको किसी को तोड़ना है, जैसे इसी को तोड़ना है, इस पर दिखाई देगा तो ऐसे घिंचोगे ना तो ये क्या होगा, इसका एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा और ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस फोर्स के कारण नहीं टूटता है, स्ट्रेस के कारण टूटता है। तो अगर आपने फोर्स लगाया तो वह फोर्स इस पर ट्रांसफर होगा और इसकी अगर लेंथ ब्रेथ है LB तो स्ट्रेस क्या होगा F/LB और वह F/LB जो तूने फोर्स लगाया वह नहीं है, उसके कारण जो टेंशन क्रिएट हुआ वह होता है स्ट्रेस, वह टेंशन पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन वह इक्वल है दोनों। तो अपन को घींचा, अब घींचने के बाद अगर इसकी मटेरियल का एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, अगर उससे ये ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, उतना भी हो जाएगा तो टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है इसका सेम है होगा, मटेरियल है तो मटेरियल का, तो इसको काटोगे ना तो एक्चुअल में यह कट गया, ऐसा हो गया, यह हेमीस्फीयर बन गया, यह हेमीस्फीयर बन गया और यह हेमीस्फीयर बना ना तो देखो यहां पर इतना दूर ही मटेरियल है। अब मैं बात बताता हूं तुमको, यह हेमीस्फीयर बन गया, अब जो है ये जो है तुम्हारा 2πr है, अब तुम खींच रहे हो इसको, तो कोई भी अगर पार्ट को लोगे तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। कोई भी कंडक्टर लोगे तो उसके सरफेस के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इन पर फोर्सेज लगेंगे, तो वह सेंटर से होकर पास करेंगे, ऐसे ऐसे फोर्सेज लगेंगे, नहीं ऐसे ऐसे फोर्सेज लगेंगे ना। अब ये जो फोर्सेज लगेंगे, अब क्या है कि ये फोर्स का सिमेट्री देखो तो इनका रिजल्टेंट ऐसा ही आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और ये ऐसा जब आएगा तो किस पर धक्का मारेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को यह धक्का मारने वाला है, वो तो धक्का मारेगा पूरा वाला पर, लेकिन वह क्रॉस सेक्शनल एरिया और यह क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यह क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह कितना होगा, ये थोड़ा सा समझाइए तो कि ये क्या होगा, कितना होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मेरी बात को समझो है कैसा है, 2πr × d तो रेड है। अब थोड़ा सा सवाल आप लोग एक बार पढ़ लो, यही लैंग्वेज को देखना जरूरी है यहां पर। तो ये जो है 2 कितना है, कौन है 3r, ठीक है। अब इसके वॉल का जो थिकनेस है, माने यह इनर रेडियस हो गया, वो आउटर रेडियस हो गया, और यह तुम्हारा क्या हो गया, इसकी थिकनेस हो गई, ये हो गया, और ये थिकनेस बहुत कम मान करके चल रहे हैं, यह थिकनेस हो गया। अब ये जो है फेस में देखो, यहां जो ये फेस बना है वो कैसा फेस होगा, ये देखो कि कोई भी स्फीयर है, सुन एक स्फीयर लो, जैसे तुम्हारी माता जी जो है ना कढ़ाई लेकर चलती है, उस कढ़ाई जो है हेमीस्फीयर है और उसकी मटेरियल का थिकनेस 3 मान ले, तो वह एरिया क्या होगा,
2 पाई आर इंटू टी। अरे देखना भाई, प्रोटो का हवा क्यों बनाया गया रहता है, ज्योमेट्री बच्चा को नहीं समझ में आता। अब ये देखो, यही ना है, इसकी थिकनेस है या टी, ये टी हो गया, डी की माने है कि टी, टी मान ले, टी मान ले, यह टी हो गया, और ये जो है लंबाई हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, यह फेस एरिया हो गया। जो फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा तो वह क्या होगा, इसी पर स्ट्रेस पैदा करेगा ना, टेंशन क्रिएट करेगा इतने ही मटेरियल में ना, तो यह 2 पाई आर इंटू डी हो गया ना। अब यह फोर्स, हाँ, अब किसी भी कंडक्टर के नजदीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन वह कोई कहीं पर भी अगर लोगे यहां पर, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो कौन कौन पैदा करने वाला है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैदा कर रहे हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा और इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब कोई चीज को तोड़ते हैं तो ऐसे खींचते हैं ना उल्टा, या तो इसको फिक्स कर दो, इधर फिक्स कर दो, उधर खींचो, तो वह इसको फिक्स कर दोगे और उसको खींचोगे तभी टूट जाएगा। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इसको खींचेगा, उधर उसको ढकेलेगा, तो वह स्ट्रेस जो है ऐसा आएगा, दोनों पर धक्का मारेगा, और वो धक्का मारेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब आएगा तो क्या होने वाला है, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वह रिजल्ट क्या होने वाला है कि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होना चाहिए। तो अंदर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाला है, एक तो यह करेगा, बाहर वाला, अंदर वाला का चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे बाहर है, ई भी बाहर वाला के कारण पैदा है, तो सबके कारण यहाँ फील्ड 0 होना चाहिए। तो एक तो यह निगेटिव चार्ज यहाँ फील्ड पैदा करेगा, यह पॉजिटिव चार्ज फील्ड पैदा करेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जो फील्ड निगेटिव चार्ज यहाँ पर जो फील्ड पैदा करेगा इधर, यह पॉजिटिव चार्ज भी इधर पैदा करेगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो वो दोनों को बैलेंस करेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वह उनका जो है सिमेट्रिसिटी से देखा जाए तो इस पर अगर कोई सिग्मा आया तो इस पर आया होगा माइनस सिग्मा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो एक तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये और ये दोनों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो यहाँ फील्ड 0 करने के लिए, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बढ़ाना पड़ेगा, और सिग्मा तब बढ़ेगा जब इंड्यूस चार्ज बढ़ेगा। इसीलिए जो इंड्यूस चार्ज होगा ई के प्रोपोर्शनल होगा। ई नॉट दिया है कि ई नॉट प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के, ये तो कंफर्म है। तो यह होगा ई नॉट आ गया तुम्हारा क्या, के सिग्मा, ओके। और सब डायमेंशन तो मेरा सेम है ना भाई, सारा चीज सेम है। अब चार्ज देखो, अब ये इस तरह के सवाल में अगर एक्चुअल बनाने लोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ये कंपेयर करना है कि इतना है तो इतना चेंज हो जाएगा। तो अपन अगर फोर्स की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो मेरा स्ट्रेस क्या आएगा, चल हटा, फोर्स बाई एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के, और चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिग्मा इंटू एरिया के। तो यह जो है फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल, एक और नया कांस्टेंट मान लो के नॉट, और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, और एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। वो सरफेस एरिया बढ़ेगा, पाई कितना होगा उसका, 2 पाई आर स्क्वायर, तो वह 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ रहा है, इलेक्ट्रिक एक तो होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा उधर, वो कौन कौन, इस चार्ज पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना होगा यहां पर, ओके। अगर इस पर तुम फोर्स लगा रहे हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण लोगे, एक तो इसके कारण लोगे, एक इसके कारण लोगे। अब वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, ई भी सिग्मा होगा और वो भी सिग्मा के प्रोपोर्शनल आएगा, और डिस्टेंस तो सब सेम ही है ना जी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर आएगा वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा कर रहा है वही इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये पोर्शन, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो यहां पर जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, तो इस मटेरियल पर फोर्स निकालना है, तो इसके अलावा इसके और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहां फील्ड होगा, और दोनों किसके प्रोपोर्शनल हो गए, सिग्मा के हो गए ना। तो यहां पर क्या हो गया, के नॉट इंटू सिग्मा के, और हो सकता है यहां के डिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल आए, वो भी क्या आएगा, आरए में चल जाएगा सब। तो ये के नॉट आ गया, और इंटू हो जाएगा या क्या, सिग्मा स्क्वायर, क्या होगा, के नॉट इंटू सिग्मा, के नॉट इंटू सिग्मा, एक इसके किसके इलेक्ट्रिक जो होगा वो होगा, और इंटू उसकी एरिया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, चार्ज हो गया। तो फोर्स क्या होगा, इसी के प्रोपोर्शनल आएगा, समझ में आ रहा है क्यों आएगा। अभी एंगल आएगा, चलो तू तो हर के लिए आएगा, उसमें क्या है, तो यह क्या हो जाएगा,
के नॉट क्या आ गया। अब भाई डिवाइड होगा किससे, 2 पाई आर टी से होगा ना, समझ रहा है ना, सही है। अब ये हो गया क्या तुम्हारा सिग्मा प्रोपोर्शनल ई नॉट क्या है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां ई नॉट स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ई नॉट स्क्वायर आर के, और ये एक मान लो कांस्टेंट के नॉट डैश आ गया, ई नॉट स्क्वायर आर आ जाएगा कि नहीं है। अरे सिग्मा स्क्वायर को लिखूं क्या, समझ में आ रहा है ना, अरे करूं, हाँ, तो ई नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया, एक आर कट गया, एक नया कांस्टेंट डाल दिए, और सब तो कांस्टेंट रहेगा ना जी। तो अब क्या होगा, स्ट्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्ट्रेस सेम होने के लिए दोनों केस में यह सेम होना चाहिए, यह ई नॉट स्क्वायर आर और ई नॉट डैश इंटू 2r, यही ना बराबर आएगा, स्ट्रेस इक्वल कर दो। तो यहां से अगर देखो ई नॉट स्क्वायर है तो देखो क्या आता है, बोलो, या ई नॉट दिया हुआ तो ई नॉट डैश कितना आ जाएगा, देखो ई नॉट डैश हो जाएगा ई नॉट बाई √2, सही है। खूब बढ़िया से सुनो, कोई बड़ा काम नहीं है, कंपेयर करना है ना, जब रियल सवाल सॉल्यूशन लोग करने लगता है बेवकूफ है। जब क्रोटो ने रियल नहीं लिया तो तू कह लेता है भाई, तेरा तो स्टैंडर्ड क्रोटो एबव है तेरे से, तू कंपेयर कर रहा है, इसे सीखने वाला बहुत अच्छा चीज है कि बिना बनाए सवाल का आंसर निकाल देना। क्या अगला देखो क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन, अब ले म्यूटेड आ गए, पूरा वीडियो में आवाजें नहीं आया, हेलो हेलो, देखो तो अब क्या गया काम, वो अभी बोल रहा है, देखो हाँ बंद है, आ रहा है वीडियो में, हेलो, पहले नहीं आ रहा था एकदम में, हम काहे म्यूट में थे भाई, हाँ जूम पर म्यूट था, वीडियो में है ना। चलो अब हो गया, अभी तू आया, पहले क्या कर रहा था भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखो, चलो मैंने रिकॉर्डिंग तो हो गया है ना, आप देखो मैं बता रहा हूं, ये तो हो गया, चलो मैं बता रहा हूं, और देखो, हाँ अगला देखो, अगला क्या होगा, ये खत्म हो गया खेल। इसके बाद कौन है जी, सिर्फ कैपेसिटर वाला सवाल 3.6, सिर्फ हेमिस्फीयर वाला है ना, हाँ कौन है, नंबर बोलना फटाफट, हाँ नंबर बोल दीजिए, 3.6, 3.6 जो है ना, इसके लिए इरोडो का कुछ सवाल दिया हुआ है, जैसे ऐसा रिंग वाला दिया होगा, जैसे ये हम नंबर बताते हैं, हाँ? उस सवाल में अगर जैसे आपको मैं इरोडो का कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, और उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो यह हम ऑब्जेक्टिव में बना देंगे, बिना कुछ किए हुए आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप देखें, इरोडो का 3.40 निकालो, इरोडो का 3.40 निकल गया, 3.40 के आगे बढ़ो, जैसे आप क्वेश्चन देखिए 3.42, 43, 3.42, ठीक है, 3.43 सही है, और 3.44 सही है। ये सारे जो सवाल 3.45 लाइक ऐसे ही है, ठीक है। इतने सवाल जो है ना, उसको डाइपोल से लास्ट में कंडीशन एक लगाया है, हर में देख रहे हैं क्या क्या लगाया है, पता है, क्योंकि पहले तो नहीं लगाया है लेकिन बाद में लगा दिया है कि सब x मच ग्रेटर देन r, x मच ग्रेटर देन l, नहीं लगाया है ना। पहले जो है कंडीशन लास्ट में जो लगाया, जैसे ये रिंग है, यह रिंग है और यह भी रिंग है, यहां -q है, यहां +q है,
और इनके बीच का सेपरेशन एल है, ठीक है, मान लो, और इसकी रेडियस आर है, और यहां फील्ड या पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसको डाइपोल कम मान सकते हैं। तो सपोज करो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस एक्स है। ये सब सवाल में लास्ट में जो अप्रोक्सीमेशन लिया है और उससे जो रिजल्ट आया है उसको समझने वाली चीज है। तो यहां पर अगर यह एक्स मच मच ग्रेटर हो, देखो ये तो कंडीशन सब में दिया हुआ है कि ये रेडियस जो आर है, एल जो है मच मच लेस है आर से, ये तो शायद सब में दिया हुआ है। सब में दिया है क्या? हा? ये सब में कंडीशन है, सब में दिया है ना ये कंडीशन। अगर मान लो कि सब हो जाए, जैसे देखो एल मच मच लेस देन आर है, आर मच मच लेस है एक्स से, नहीं ये डिस्टेंस सबसे बड़ा हो और मच मच, जैसे ये भी मच मच लेस है आर से और आर है मच मच लेस है एक्स से, तो ये डाइपोल जैसा बिहेव कर जाएगा। और लास्ट में इन सब सवाल को नोट कराए इरोडो का, उसमें लास्ट रिजल्ट इसी से आधारित किया है। तो इतनी बड़ी सवाल को एकदम सीधे यहां इसके सेंटर पर चार्ज को कंसंट्रेट मान लो। हम लोग पढ़े थे ना डाइपोल, डाइपोल का ये थ्योरी होता है ना कि लार्ज डिस्टेंस पर, तो यहां पर क्यू मान लो और यह डाइपोल हो गया, तो एक्सिस पर तुम निकाल सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, आराम से निकाल सकते हो, बशर्ते यह कंडीशन होना चाहिए। तो ओके, अब क्रोटोक का सवाल है। अब इसका पहले हम बता रहे हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे, इसको ऑब्जेक्टिव में सोचो कि ये जो है दो आपको कैपेसिटर दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दिया हुआ है जो हम लोग को रिक्वायर्ड है दोनों, तो ये हम 3.5 बना रहे हैं। 3.5 स्टार और स्टार दिया है तो मत घबराना कि स्टार दे दिया बाप रे हार्ड होगा, ये कुछ नहीं हार्ड होगा, फालतू की बात है। इसको कैसे स्टार दे दिया मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना। तो ये एक डाइपोल है, ओके, और यहां चार्ज आपका है Q1, इस 3.6 अलग है, हम बना दिए गलती से 3.5, तो चलो 3.5 पहले कर लेते हैं तब 3.6 कर देते। तो ये जो है डाइपोल है और इसका चार्ज है Q1, यानी यहां पर अगर मान लो कि चार्ज या माइनस Q1 है तो यहां प्लस Q1 है, और यहां पर एक डाइपोल है, दूसरा है कैपेसिटर, और इस पर चार्ज जो है ना क्या दिया है, Q2 दिया है इधर, इधर माइनस Q2, तो ये रिपेल करेंगे। अगर यहां रहता ये डाइपोल रहता माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 तो अट्रैक्ट करते, ओके, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये इससे यह मच लार्जर डिस्टेंस पर है और ये सेपरेशन जो दिया हुआ है यहां से यहां वह D दिया हुआ है, और D जो है इसके साइड से भी ज्यादा है और इनके सेपरेशन से भी ज्यादा है, और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है L, ओके, और उसके बीच का भी सेपरेशन L है, ठीक है, सही है ये वाला। तो इसमें क्या है कि प्लेट के साइज से भी यह बहुत ज्यादा होना चाहिए और सेपरेशन से भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, लिखा है, देख लिखा है कि नहीं, हाँ। तो लोग बाग काहे इसको लंबा खींचता है, मेरे को तो आज ले पता नहीं चला। जब अपनी कंडीशन को जस्टिफाई किया तो एक मतलब इरोडो बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्रोटो में फिर वैसे ही संघर्ष किया जा रहा है। इंडियन कल्चर है कि बाप कमाता है और चल जाता है, बन जाता है, वो बहुत बड़ा पोस्ट पर जाता है, फिर बेटा शुरू हो जाता है नीचे से, उसके ऊपर नहीं चढ़ता है, बाप कंधा पर नहीं चढ़ता है, पैर पकड़ ले रहता है, धरती पकड़ बना रहता है, पैर छूता है। जब बड़ा हो जाओ तो पापा का पैर मत छुआ करो, मुंडी छुआ करो, ऐसे क्या पापा, तब ना ऊपर चढ़ोगे जी, तुम नीचे गिर जाता है फिर शुरू कर देता है कि नहीं, ये गलत है। तो यहां पर भी ये गलत चीज है। जब इरोडो में हमने सीख लिया वो चीज तो यहां लगाना चाहिए, और लगाने पर यह एक डाइपोल हो गया P1 और यह एक डाइपोल हो गया P2, क्या, और फोर्स हो गया कितना बोलो, दो डाइपोल का इंटरेक्शन वाला ही फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 3P1P2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L4 आता था ना, तो D4 हो जाएगा। अभी कैसे होता है बता देते हैं, इधर P1 है और मान लो इधर P2 है, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा कितना
P1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, P2 इंटू डी बाई डी एक्स कर दो, डेल ई बाई डेल एक्स, याद है? तो आ जाता है। काहे लोग इतना लंबा खींचता है? अगर बनाने वाला अब क्या करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक बिल यहां निकालेगा, करते रहे, आराम से बन जाएगा ना। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3.5 हो गया, 3.6 देखो, ठीक है। 3.6 आप देखिए 3.6 क्या कहता है। थ्री 3.6 की बात करोगे तो 3.6 में देखो, ये कह रहा है कि दो हेमीस्फीयर है और उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कंपेयर करना है। तो जब मान लो कि यह एक स्फीयर है और उसी का एक पार्ट कर दिया गया अलग अलग, बहुत क्लोज है, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। अब मैं बता रहा हूं कि दो स्फीयर हम ले रहे हैं, ये भी कंपेयर करना है, सॉल्यूशन नहीं करने को, कंपेयर करना है। और हमें कंपेयर करके दे रहा था, अच्छी बात है, हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है आईटी में, तो जो कंपेयर करके दिया है उसी को सीखना जरूरी है, उसके पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि 1.5 पेज या 2 पेज सॉल्यूशन करके हम खुश हो रहे हैं। क्योंकि हमारा यूज क्या हो रहा है, तुमको थोड़ा फिजिक्स का विद्वान आदमी बनना है, कल जा करके तो यही करना है क्या, तुमको दूसरा काम करना है ना, तो स्मार्टनेस से रैंक लाना है। तो आप ये मेथड जो है कंपेयर वाला सीखना बहुत जरूरी है। जैसे लाइक ये देखो, हम एक लाइन में तुमको सवाल का सॉल्यूशन देते हैं। कैसे? अगर सपोज करो कि इस पर भी सिग्मा होता और इस पर भी सिग्मा होता, तो यह अगर रेडियस आर है तो इफेक्टेड फोर्स किधर लगता है, इस पर इधर लग जाता, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, याद है इफेक्टेड फोर्स? ये कराया हुआ है, हर टीचर कराता है। और इस पर भी फोर्स इधर लग जाता सिमेट्रिसिटी से, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि इस पर है सिग्मा 1 और इस पर क्या है सिग्मा 2, ये दे दिया है। तो कोई बात नहीं, दो चीजें है, सिग्मा अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला से जो फोर्स आया है इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 करने से। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह स्फीयर पर एक यहां एलिमेंट लो और एक यहां एलिमेंट लो चार्ज का, यहां एक चार्ज ले लो dq1 और यहां एक चार्ज ले लो dq2, और इनके बीच का अगर सेपरेशन की बात करोगे तो कैसे निकलेगा, इस सेंटर से कोई जरूरी है कि जा रहा हो, कहीं से जा रहा होगा, तो इनके बीच का सेपरेशन मान लो आर है, कोई जो नहीं कि सेंटर से जा रहा होगा ना, कहीं भी हो सकता है, यह चार्ज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो अपन क्या करें, अगर इस पर फोर्स निकाला जाए तो यह हो जाएगा क्या, dq1 को सिग्मा 1 ds1 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो सिग्मा 2 ds2, सही है? अरे यह एरिया ds2 है और यह एरिया ds1 है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे चार्ज तो एरिया को होगा ना, घोपड़ास कह के ds2, सही है? अब मैं बता रहा हूं कि ये जो दो चीज हो गया, अब मैं एक बहुत मजेदार चीज है इसमें, अब देखो तो फोर्स निकाल इनके बीच में, ये df कितना आने वाला है बोलो, तो q1 q2 बाई आर स्क्वायर, या r2r मत ले लेना, कहीं भी हो सकता है, तो ये q1 q2 तो सिग्मा 1 ds1 सिग्मा 2 ds2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर दोनों का सिग्मा ले लो, इसका भी सिग्मा लो और इसका भी सिग्मा लो, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा ds1 सिग्मा ds2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है यहां पर, यह सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये क्वांटिटी ds1 ds2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये टर्म से जो रिजल्ट आएगा सिग्मा लेने से उतना ही आएगा जितना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेने से आएगा। तो ये टर्म को छोड़कर ये टर्म तो सिग्मा लेने से आएगा, तो सिग्मा लेने से क्या, सिग्मा लेने से जो क्या आ रहा है वह टर्म पाई आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या हो गया बोलो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। मजा दिल से लो तब मजा आएगा। अब तू लोग पढ़ते हो ना तो एकदम सॉल्यूशन पर भीड़े रहते हो, ऐसे एकदम बच्चा टाइप का पढ़ो, तब जाकर जिंदगी भर याद रहेगा।
देखो बरसात भी दीवाना हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट देखो 3.6 के बाद अपन 3.5 भी हो गया। अब चलो 3.4, 3.4 है ना, 3.4 देखिए, 3.4 को मैं बताता हूं। 3.4 देखिए, थ्री पॉइंट फोर, 1 मिनट में आपका काम तमाम होने वाला है। 3.4 में, 3.4 में के लिए 3.3 का भी, 3.4 और 3.3 दोनों को एक ही तरह से निपटा रहे हैं, और ऐसे निपटाएंगे तुम खुश हो जाएगा। ओके, तो पहले अपन एक हेमिस्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? हेमिस्फीयर। अब मान लो कि यह हेमिस्फीयर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हॉलो हेमिस्फीयर मान सकते हो। अब मैं जो बात बोल रहा हूं, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालना है। तो क्या इधर हो सकता है? क्या इधर हो सकता है? क्या किधर होगा? ऐसे ही होगा, ये तो कंफर्म है, ई नॉट ऐसा ही आएगा। तो इसको समझिए, यह सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहां निकाल रहे हैं? यह सेंटर पर। तो सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो यह क्या है कि ये जो है अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री है, और एक होता है ट्रांसवर्स सिमेट्री। तो ये जो है सरफेस से अगर तुम इधर ले जाओगे तो इधर क्यों नहीं होगा? इधर क्यों नहीं होगा? इसीलिए मैं बता रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, जो अगर इस लाइन को मिलाओ उसके बाइसेक्टर के अलोंग आ रहा है। कोई भी डायमीटर ले लो, एक ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया और यह एक लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर हो गया, यही ना लॉन्गिट्यूडिनल, इसको मानोगे तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, है ना। और ये जो है सिमेट्री है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों सिमेट्री है, तो न इधर हो सकता है न इधर हो सकता है, तो होगा किधर? इधर। दो होगा ना, नहीं दिखाई दे रहा था का? एक अगर यह लॉन्गिट्यूडिनल लाइन मान लिया तो यह ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री भी है और ट्रांसवर्स भी सिमेट्री है, तो इधर फील्ड होगा, न इधर होगा, न इनके प्लेन में भी होगा। होगा किधर? परपेंडिकुलर सिमेट्रिसिटी। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अब देख, यानी एक चीज सीख लिया कि वह सिमेट्री होगा, और वह सिमेट्री क्या कैसे हो रहा है कि 90 एंगल पर हो रहा है ना। अब तुम सोचो, अगर यह एंगल टोटल क्या होता पाई, तो ये लाइन हो तो उसका क्या हो गया? बाइसेक्टर π/2, π/2 एंगल बना, इसका भी π/2 एंगल बना कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा सोचो, समझ में आ गया? तो मैं मैं बता रहा हूं कि ये कितना है, या है और यह है, और दोनों के परपेंडिकुलर है ना भाई। तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यह लाइन टोटल एंगल कितना बनाता? पाई। तो उसके मिडिल से जा रहा है तो एंगल उससे कितना बनाएगा? π/2, π/2। अब मैं बता रहा हूं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो दो तरीका है, एक तो खुद करना जाकर कि आप क्या करना कि यहां पर एक ले लेना रिंग एलिमेंट, एक रिंग एलिमेंट ले लिया, और इसका जो है चार्ज कितना होगा? सिग्मा ds, सिग्मा ds। अब सिग्मा हो गया, ds कितना होगा? तो अगर इसकी रेडियस या थीटा पर लिया है डी थीटा, ये थीटा पर क्या ले लिया? डी थीटा, यही ना लिया है डी थीटा, तो ये मोटाई हो जाएगा आर डी थीटा, और यह होगा, यह आर होता है और यह एंगल थीटा है तेरा, यह एंगल थीटा है, तो यह क्या होगा? आर साइन थीटा। तो यह सिग्मा इंटू होगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू क्या होगा? आर डी थीटा, यही ना आएगा। दिखाई दिया कि नहीं तुम लोगों को अच्छा से? अब देखो, ये तो तुम्हारा आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू ds, और ds आर डी थीटा आ गया, तो यह होगा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा होगा। अब ये जो चार्ज तेरे को निकल गया, अब ये चार्ज निकल गया इस पर क्या? dq, और उसके कारण फील्ड यहां dq रिंग के कारण क्या होता है? तो ये रेडियस है इसका और यह x है, तो यही होता है dq इंटू x। x यह डिस्टेंस कितना होगा? यह r है, तो यह होगा r cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आईआईटी में भी ऐसे ही कर, जैसे मैं सोल्व करता हूं वैसे ही सोल्व करना चाहिए, बीच बीच में मानना है कि ये बाद में पुट करेंगे, पुट करते जाओ। x कितना होगा इसका? r साइन थीटा, तो यह होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, तो वह क्या होता है? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3/2।
और इसको इंटीग्रेट कर दो तो ई आ जाएगा, ई नॉट। और यह इंटीग्रेट होगा कहां से कहां ले, थीटा। देखो जीरो से लेकर कहां, जीरो से लेकर π/2 तक, जीरो से π/2 तक। ये तो लल्लू टाइप का मेथड हो गया। अबे भोचू, इससे यही ले आओगे तो खुदा ना आ जाएगा इधर, सही है। ये तो लल्लू टाइप का मेथड है, सब बच्चा बना लेगा। अब पोटेंशियल निकालना रहता तो क्यों भाई यार कर देते, क्योंकि सभी चार्ज से डिस्टेंस क्या है, सेम है। परंतु दूसरा यहाँ ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर नहीं लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर है, अलग अलग पॉइंट पर नहीं है। दूसरा पॉइंट को आप देखो, ये ई नॉट आ गया। अब मैं बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे बना लोगे, 1 सेकंड में ही बनेगा सवाल। सेकंड मेथड देखो, यह जो है ऐसा है, यह यहां सेंटर है, तुम कोई चार्ज यहां ले लो डीक्यू, क्या ले लिया, चार्ज डीक्यू। अब इसके कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ये डी डैश कर दो चूंकि डी है तो डी डैश होगा, और ये डी डैश होगा डी सिग्मा डीक्यू, डीक्यू माने सिग्मा डी एस। अब भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर, यही ना आएगा। अब ये जो है इससे थीटा एंगल मान लो बना रहा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आएगा वह क्या आएगा, वह ई नॉट आ जाएगा इसका इधर वाला कंपोनेंट है। तो यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा हो गया, तो यह होगा सिग्मा डीएस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए आर स्क्वायर, हो गया ना। अब डीएस कॉस थीटा, तो ये डीएस है और इसका यह थीटा है तो ये थीटा है, तो डीएस का एरिया का यह डायरेक्शन होगा, डीएस के डीएस एरिया का यह डायरेक्शन होगा, और उसका इधर कंपोनेंट आएगा तो यह डीए हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। ये डीएस कॉस थीटा को डीए लिख सकते हो, तो यह हो गया सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डीए, डीए का एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यह कितना आ गया भाई, पाई आर स्क्वायर, इसमें से निकाल लीजिए कितना आ गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सही है। अच्छा लगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो फटाफट, 2 मेथड अरे कॉपी कहां करना है, ठीक है ना, मैंने समझ में तो आ गया सबको। अब देखो ये हम लोग 2 सवाल एक साथ बना रहे हैं, ये 3.3 का आंसर आ गया और 3.4 इसी से निकाल देंगे हम, देखो कैसे। अब देखो 3.3 का आंसर आ गया, अब 3.4 देखो, अब 3.1 2 3 4 5 का सॉल्यूशन अलग से भी डाला हुआ है, वीडियो है, पब्लिक वीडियो है अपना कोरोटो का। हाँ, इस वाला का 3 सॉल्यूशन, कोको का 4 3 सॉल्यूशन डाला हुआ है। हाँ, सेंटर ऑफ मास से भी किया है, तो बहुत सा सॉल्यूशन 3 4 डाला गया है। अब इसमें देखो, इसको देखो कैसे टेक्निकली बनाओगे, हम तुमको बता रहे हैं जिसमें कम टाइम लगे और इजी बन जाए। अब यह जो है आपने इससे क्या सीखा, उससे अच्छा है कि तुम क्या करो कि जनरलाइज कर लो। जैसे तुमको तरबूज लाता है और तुम्हारी मम्मी तनी सा काट के दे देती है, ऐसे ऐसे काट के देती है, तो एक तरबूज का टुकड़ा हो गया, तो उसके कारण फील्ड कितना, तरबूज के टुकड़ा टाइप का अगर हॉलो स्फीयर हो जाए तो कितना उसके कारण फील्ड होगा, ये कैसे निकलेगा, ऐसा आ सकता है ना सवाल भाई, तो देखो कैसे निकलेगा। अब यही तरबूज है, मान लो कि मैंने क्या किया, सुनो अच्छा से, कि ये हेमी स्फीयर था। अब हम क्या किए, ये जो या जो है एक डायमीटर है, अब ये डायमीटर है, मैंने ऐसे काट दिया इसको ऐसे, और काटते काटते इस डायमीटर पर चले गए और इधर से काट दिया तो एक टुकड़ा निकल जाएगा कि नहीं किनारे से। इस डायमीटर पर कॉमन कर लो इस डायमीटर को और ऐसे काटो, ऐसे काटते 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 उसको क्या कर दिया, वो इस डायमीटर पर पहुंच गया और इधर से पहुंचा ही हुआ है, तो ये पोर्शन निकल जाएगा कि नहीं। तो ये प्लेन बने, एक या प्लेन, वह पोर्शन में कितने प्लेन होंगे, एक या प्लेन कंटेन होगा, ये वाला, और एक या वाला प्लेन, एक टेढ़ा प्लेन होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कुछ होगा, मान लो अल्फा। समझ में आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि मैं एक या सेंटर है, ये टुकड़ा उसको मानते हैं, और ऐसा कोई डायमीटर होगा तो यह कॉमन हो गया कि नहीं, ये पोर्शन, और यह पोर्शन मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये एंग कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा, तो 2 टुकड़ा हो गया,
एक टुकड़ा अल्फा वाली हो गई और एक पाई माइनस अल्फा वाली हो गई, और दोनों मिल करके टुकड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा करेगा ई नॉट, और वह कितना होगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना होगा। अब क्रोटोक जब दिया है वो तो किसी को समझ में नहीं आता, दिमाग खराब कर देता है, बच्चा बेचारा परेशान रहता है, डायरेक्टर लिख दिया। अब देखो मैं ऐसे ही लल्लू टाइप का तुमको समझा दूंगा। अब यह हो गया अल्फा, अब ये अल्फा हो गया, और ये एंगल क्या हो गया पाई माइनस अल्फा, यह हो गया पाई माइनस अल्फा, मानते हो। अब सिमेट्रिसिटी से सोचो, ये जो फील्ड पैदा करेगा एकदम बाइसेक्टर के लॉन्ग करेगा, और कोई रीजन नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पैदा कर रहा है इस पोर्शन के द्वारा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा करेगा। बोलो क्यों, बाइसेक्टर के लॉन्ग ही करना पड़ेगा। इधर करेगा तो इधर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इधर जितना पोर्शन है उतना ही इधर है। तो आपको कोई कहे कि नहीं यार इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के लॉन्ग नहीं होगा, तो ठीक है इधर होगा ना। अगर मान लो कि इधर हो गया तो इधर हो गया, तो इधर क्यों नहीं होगा। तो सेम क्वालिफिकेशन के बहुत से डायरेक्शन हो जाएंगे, परंतु इस क्वालिफिकेशन का कोई नहीं होगा। तो ये जो होगा अल्फा बाई 2 होगा, यह भी अल्फा बाई 2 होगा। इन सिमिलर फैशन ये कितना एंगल है भाई पाई माइनस अल्फा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश, यह कितना आएगा एकदम बाइसेक्टर पर होगा। ये एंगल को डिवाइड करेगा पाई माइनस अल्फा को, तो ये एंगल तेरा कितना आ जाएगी, टोटल एंगल क्या है पाई बाई अल्फा, और यह एंगल तुम्हारा कितना है भाई अल्फा बाई 2 हो गया, ये वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह एंगल अल्फा बाई 2 आ गई, तो ये जो है यह भी एंगल कितना होगा अल्फा बाई 2, और यह एंगल कितना है सनम, इसका आधा यह है, यह एंगल ये पूरी की हाफ है, तो यह कितना आ जाएगा इधर, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो यह होगा पाई माइनस अल्फा होल बाई 2। नहीं समझ में आ रहा है, आ गया ना। अब बता इनके बीच का एंगल क्या आएगा 90 आएगा। देख ये टोटल पाई है, तो यह एंगल तुम्हारा 90 हो गया, देख ले करके आया कि नहीं, आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये आपका पाई माइनस अल्फा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, और ये पूरी एंगल पाई है, तो यह हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो गया ना। अब देखो तुम कितना राजा बाबू अच्छा है, इसको तुम एक्स एक्सिस मान लो और इसको तुम वाई एक्सिस मान लो, तो जो इधर ई डैश है यह नेट इनके और इनके कारण यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका इधर वाला कंपोनेंट ई डैश के बराबर होगा, और इधर वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा ई के, तो ई डैश कितना होगा सनम बोलो ई डैश। अब यह ई डैश कितना आ जाएगा, ई नॉट का कंपोनेंट लो, तो ये एंगल कितना है, चाहे ये ना निकालना अपन को, तो डायरेक्ट ई निकाल, ई इक्वल टू कितना आने वाला है बता। अब ये तो ये इसका कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा, तो वह कितना है, यह एंगल कितना आएगा बता। यह पूरी 90 है, यह अल्फा बाई 2 है 90 है, तो यह कितना होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये ई नॉट का इधर कंपोनेंट क्या आएगा ई नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, कॉस 90 माइनस अल्फा आहा साइन अल्फा इक्वल टू ई नॉट साइन अल्फा बाई 2। आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर तो आ गया इरोडो वाला, लेकिन अपना अगर ई नॉट नहीं भी दिया रहेगा ना, तो ये जनरल फार्मूला हो गया साइन अल्फा बाई 2, एक फार्मूला डिराइव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पोर्शन के कारण निकालना है। अब इसके कारण भी निकालोगे, जैसे वही कहीं से काट दिया, कहा कि हेकरा खाती निकालो, हेकरा खाती, तो हेकरा खाती है तो बाइसेक्टर खींच दो, और वह क्या यह एंगल पता कर लो। अगर यह एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है तो यह क्या होगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 30। कोई भी टुकड़ा काट के निकाल लिया, जैसे तुम्हारी मम्मी तरबूज देती है काट काट कर तनी, तो वो तरबूज काट के दी ना थोड़ा सा, वैसा टुकड़ा निकाल लो, तो उसके बीच का एंगल निकाल लो, और उसका अल्फा बाई 2 करके साइन अल्फा बाई 2 कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, ये जो सवाल था क्रोटोप खत्म हो गया। अब कौन बचा है इरोडो। इरोडो का कौन सा वाला फटाफट बोलो, वो भी खत्म कर देता हूं।
तुम बोल रहा था कि आज हो पाएगा, देखो तो हमारा अभी स्मार्टनेस तुम जनबे नहीं करता है। ठीक है, औकात नहीं दिखाते हम। और टीचर है ना, जानता कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है पैसा खर्च करके उसको, नहीं समझे। अब देखो कौन है क्वेश्चन नंबर, इरोडो का फटाक ना बोल दे, खत्म कर दिया जाए इसको। 3.23 है, चलो 3.23, हाँ हाँ, या 3.23 देखो, 3.23 देखिए इरोडो का, इलेक्ट्रोस्टैट का 3.23 देखो, 3.23 देखो। 3.23 में क्या कर रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है, लॉन्ग है, तो कोई बात नहीं, उसका टॉप व्यू ले लो तो ऐसा नजर आएगा, और यहां फील्ड निकालना है। अब कोई बंबू देखा है, बांस, गांव में क्या करता है, बांस का फट्टा निकालता है, पतला पतला हॉलो, तो वह स्ट्रिप हो जाता है, यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है। क्योंकि तो यहां पर आपको क्या है, फाई के टर्म में दिया है, तो आप यहां से फाई पर आप क्या ले सकते हैं, डी फाई, क्या ले लो, डी फाई। अब फील्ड यहां निकालना है, तो आप यहां पर का चार्ज तो पता हो जाएगा आपको, क्योंकि यह हो जाएगा कितना, सिग्मा डी फाई कितना आ जाएगा है, या इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ मान लो एल, या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया ना, या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डीई, बोलो। और यह होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नीचे आ, नीचे आ, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही ना होता है बेटा। अब देखो डी आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये डी लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो इस पर चार्ज कितना होगा, डीक्यू, तो इस लंबाई या क्या होगा, डीक्यू होगा सिग्मा डीए, और सिग्मा है सिग्मा नॉट कॉस फाई और इंटू डीए, तो ऐसा एक स्ट्रिप है। वैसा अगर स्ट्रिप ले लिया कहीं पर भी, एक सिलेंडर पर एक स्ट्रिप लेकर के सोचो, तो लेंथ हो जाएगा एल, और चौड़ाई ऐसे जाएगा आर डी फाई, तो एरिया हो गया उसमें एल आर डी फाई, एल आर डी फाई। अब लेमडा निकाल लो, तो लेमडा निकालोगे तो होगा डी क्यू बाई एल, अब एल से एल कट गया, यह होगा सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई, डी फाई कॉस फाई डी फाई, है ना। अब देखो ये तो लेमडा आ गया, अब वैल्यू रख दे। अब तुम क्या करेगा, ये वैल्यू रख दो, अब पहले ही से जान जाओ, फाई है, तो फाई किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले से पता कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब तुम पता कर सकते हो कि ये जो है कॉस फाई है, तो इतना दूर में तो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये डाइपोल भी मान सकते हो इनको, तो डाइपोल अगर यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, एंटी पर ले लेता डाइपोल मोमेंट का, तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ यही कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दो, इधर वाला का जरूरत नहीं है। तो यह क्या होगा सनम, ई इधर हो जाएगा, और यह ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डीई कॉस फाई, कहां से कहां ले, बोलो 0 से 2 पाई, पूरा का कर लो। अब डी साइन फाई, कोई कहेगा जी इधर और इधर, तो वो तो 0 आने वाला है, एक तो इधर आ गया ई एक्स, एक आएगा ई वाई निकालोगे तो 0 आ जाएगा। अगर ई एक्स ई वाई दोनों पॉसिबल होता तो रूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 देखिए, ये इरोडो वाला था कि कौन था, ओ यार 26 बोलो, इरोडो चल रहा है 3.26 यही ना है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि एक बॉल रख दिया गया यहां पर, और इस पर चार्ज कुछ है क्यू, ओके, और इसके चारों तरफ जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रो दिया हुआ है अल्फा बाई आर, यही ना दिया है, बोलो। तो कह रहा है कि कितना दूर होगा, क्या रिलेशन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट आ जाए डिस्टेंस से, तो क्यू की क्या वैल्यू होगी, यही ना पूछ रहा है।
अब ये स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ए है कि अल्फा है दिया, अल्फा है, और यह कैपिटल आ रहा है इसका रेडियस, है ना। तो क्या होगा, ये स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा क्यू इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू इन में एक तो यह चार्ज क्यू आएगा ही, आप प्लस इंटीग्रेट कर दो, रो रो माने अल्फा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सही है। और रो को क्या लिख देगा भाई, अल्फा बाई आर, ये ना लिखेगा, और यह आर से लेकर आर तक इंटीग्रेट होगा। अभी टोटल चार्ज निकल गया क्यू इन, अब भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही ना आएगा, और यह आर से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह ई आ गया, देखो क्यू आप प्लस, देखो यहां पर इंटीग्रेशन की बात कर लो, ये कहीं को आर बच रहा है, आर तो कट जा रहा है, अल्फा बाई आर स्क्वायर है कि आर है, आर है। तो यहां पर देखो 4 पाई अल्फा बाहर निकल गया, और यह हो जाएगा देखो 2 पाई अल्फा हो जाएगा, और यह होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, चेक कर ले, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, चेक कर ले, सही है। अब क्या है, ई को आर से इंडिपेंडेंट करना है, तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छा से करते हैं कि ई इज इक्वल टू क्यू, क्यू ये हो गया 2 पाई, इसको ये जो है Q इंटू प्लस की माइनस माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, ओके, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको जीरो कर दूं तो आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू माइनस 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, जीरो हो गया, काम खत्म, तो वैल्यू इंडिपेंडेंट आ जाएगा, वैल्यू पता हो जाएगा। इसके बाद कौन है, जल्दी जल्दी बोलो, 3.27 भी था, 3.27 देखो इसी तरह है वो भी, 3.27 में E इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यह E आ गया क्यू इन, क्यू इन कितना आने वाला है भाई, बोलो, क्यू इन होगा इंटीग्रेशन रो, रो कितना दिया है, रो नॉट माइनस अल्फा आर क्यू, यहां आर भी है, अच्छा रुको देख लेंगे दो, हाँ सही है, और ये हो गया अब भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटू होगा 4 पाई आर स्क्वायर दिया, ये इंटीग्रेशन से अलग है नीचे वाला, क्योंकि ये आर कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, वो आर जीरो से शुरू हो रहा है, ये आर बाहर है? अब ये होगा जीरो से लेकर आर तक, अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, इसको मान लो जेड, वही नहीं हो रहा होगा ना, तो ई का पावर माइनस अल्फा आर क्यूब को जेड मान ले, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, यह आएगा 3 अल्फा आर स्क्वायर ई का पावर माइनस अल्फा आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू डीजेड, आ गया, डीजेड बाई डी आर किया गया था, दोनों ये आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, तो इतना देखो, तो इतना को डायरेक्टली लिख सकते हैं वहां, इंटीग्रेट कर लो जीरो से आर, और इसका टर्म इसके रूप में लिखना है तो कितना का आ जाएगा वह जी, आर स्क्वायर, माने यह एक बचेगा आर स्क्वायर है, कितना आ रहा है, बचा कितना, 4 पाई रो नॉट माइनस डीजेड अपॉन 3 अल्फा, 3 अल्फा, सही है।
और अब ये इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा अच्छा आ गया जी। अभी आर का वैल्यू, ये लिमिट किसका है ये देखना पड़ेगा, जेड का थोड़ा लिमिट है, किसका है, आर का है। तो पहले जेड को आर में बदलना पड़ेगा तब लिमिट रखेंगे। तो यह आर इज इक्वल टू है, ठीक है। अब तो कर लोगे, हो जाएगा ना, लिमिटेड तो रखना है, कर लोगे कि कर दूं, हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन इजी है, डीजेड का जेड हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन तुमको इसका अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा है। एक तो है, दो लिमिट लिया है, क्या क्या लिया है पता है तेरे को, एक मच ग्रेटर क्या है, कौन टर्म बोलो, ई का पावर माइनस अल्फा आर क्यू, हाँ मच ग्रेटर देन 1 दिया है, हाँ बोलो ना, मच ग्रेटर देन 1, और पहले दिया है मच लेस देन 1, मच लेस देन 1 है कौन, ये आर क्यू। तो इस केस में होगा ई का पावर माइनस अल्फा आर क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, यह ई एक्स होता है ना 1 प्लस एक्स, तो यह होगा ई का पावर माइनस अल्फा आर क्यू, इसलिए और एक और होगा जब अल्फा आर क्यू मच ग्रेटर देन क्या है 1, तो यहां पर ई का पावर माइनस अल्फा क्यू 0 आ जाएगा, तो नीचे जाएगा ना तो 0 आ जाएगा। ये दो दिया है, इसीलिए वो कंडीशन लगाना पड़ेगा। तू देख ले, तेरे पापा आए हैं तो पूछ ले, आने वाले हैं, टाइम हो गया है का, 10 मिनट और पढ़ लिया जाए, खत्म हो जाए, 2 सवाल है तो है? तेरे पूछ ले, नहीं तो बेचारे बूढ़े आदमी रहते हैं। अगला कौन है बोलो, 34 हो जाएगा 2 मिनट में। 34 देखो, नहीं है, फोन से पूछ लो ना, उधर जा, गाड़ी से पापा आए तब तो रुक जाएंगे, बोल दो। 34 में क्या है, यह एक डिस्क है और यहां पर पोटेंशियल निकालना है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, ये बड़ा यूनिक सवाल। तो मैं बता रहा हूं कि इसमें जब एक तुम्हारी मम्मी जो है अभी बरसात में क्या बनाती है, प्याज का पकौड़ा बनाती है, तो प्याज ऐसे काटती है, आ काटती है, आ कैसे काटोगे, देखो हो गया, ऐसे ऐसे आ कटता है, और ये डिस्टेंस मान लो कि आर है, तो ये हो जाएगा मोटाई दिया, नहीं ऐसे जाएगा ना आर, और आर का मिनिमम वैल्यू होगा 0 और आर का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2r, सही है क्या। अब तुम क्या करोगे, इसकी एरिया निकालने की कोशिश करोगे, तो ये एंगल भी वेरिएबल होगा थीटा, और यह भी थीटा। अब थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बोल, थीटा का यहां वैल्यू हो जाएगा 0 और यहां पर हो जाएगा 90/2, इस पॉइंट पर यह ऐसे हो जाएगा ना तो 90 हो जाएगा, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 90, कहां पर, यह होगा जब r इज इक्वल टू 2r हो, यह थीटा का वैल्यू होगा 0 जब r 2r हो, और यह होगा r 0 होगा, तो सही है ना, π/2, सही है, हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि तुम इससे हर एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस सेम होगी, और इस पर चार्ज निकाल लो dq, तो dq कितना आएगा, तो ये लंबाई निकाल लो, तो 2 थीटा, यह लंबाई l मान ले, तो l इजकल टू 2 थीटा इज इक्वल टू होगा l/r, तो l इजकल टू होगा 2r थीटा, तो इसका चार्ज आ गया, पोटेंशियल क्या होगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, dq बाई बोलो 4πε0r, अब dq जो होगा ना, उस dq को लिखोगे कितना, सिग्मा l दिया, अब भाई 4πε0r को इंटीग्रेट करना है। अब देखो v इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, l को क्या लिख दोगे बोल, 2r थीटा, तो l को 2r थीटा लिख दो, तो सिग्मा 2r थीटा dr अपॉन 4πε0r। अब r और थीटा में रिलेशन क्या होगा, देखो एक जरूरत पड़ेगा, तो यह एंगल 90 होता है सेमी, और यह एंगल थीटा है,
और तुम्हारा यह डिस्टेंस 2r है? तो तुम देखो यह 90 है तो यह हाइपोटेनियस हो गया, और यह क्या हो गया, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, r बाई 2r। तो r इजकल टू होगा 2r कॉस थीटा। अब dr बाई डी थीटा भी कर सकते हो जरूरत पड़ा तो यह dr बाई डी थीटा कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा -2r साइन थीटा। आ गया, मजा आ गया दिल से। अब ये जो होगा आपको मैं अब और बताता हूं, देखिए क्या 2 मिनट में हो जाएगा। अब देखो इससे आपको क्या हो गया, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम या तो आर में बदल लो या थीटा में बदल लो, बाई पार्ट्स लगेगा इसमें। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो जानता होगा वही बना सकता है। या तो यह आर को थीटा में बदल लो, dr आर को ही थीटा में बदल लेगा, तो यह थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वह थीटा होगा पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। कर लोगे, सही है ना, 0 से पाई बाई 2 कर लो थीटा। आर 0 लोगे तो क्या कर लोगे, एक ही बात आएगा, हाँ पाई बाई 2। हाँ तो आर कहा थीटा इंक्रीजिंग में लेते हैं ना, तो 0 से पाई बाई 2 होगा, सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है, कौन है, क्वेश्चन नंबर है 346। कौन है बोलो ना फटाफट। 40। भैया ये तो हो चुका है पहले डिस्कस, और कौन है पहले डिस्कस, 44 है, हाँ 44 देखिए 3.44, देखो 3.44 3.44 में इनफाइनाइट सेपरेट प्लेट्स है, हाँ? चार्ज उसमें सिग्मा और माइनस सिग्मा, उनमें एगो होल बना दिया गया, समझ रहा हो ना, दो प्लेट है उनके बीच का सेपरेशन है, और दो इनफाइनाइट प्लेट में होल बनाया गया है। तो इसमें रिंग एलिमेंट लो दोनों में, और रिंग एलिमेंट निकाल कर पोटेंशियल निकाल ले, और पोटेंशियल निकाल कर ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स कर देना। एक रहता तो अब पोटेंशियल इंफिनिटी का 0 नहीं ले सकते थे, लेकिन 2 है ना, तो वह क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन के कारण इंफिनिटी की पोटेंशियल 0 ली जा सकती है। अगर मान लो कि एक इनफाइनाइट प्लेन है तो उसके कारण इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 नहीं ले सकते, जब दो लोग है ना तो कोई अंतर नहीं आता है, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 ले सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें रिंग ले लेगा और इसमें भी एक रिंग ले लेगा, क्या डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है, तो इस रिंग पर चार्ज कितना होगा ये देखने वाला है। तो यह होगा 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, और इस पर निगेटिव चार्ज है शायद, इस पर पॉजिटिव है। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस लोगे तो डीवी पोटेंशियल ही निकाल लो, तो इसके कारण आ जाएगा माइनस डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रूट अंडर बोलो आर स्क्वायर, यानी यह डिस्टेंस आर हो गया, और यह डिस्टेंस सेंटर से है, इसकी डिस्टेंस शायद एक्स है, और यह डिस्टेंस टोटल एल है, तो यह एल बाई 2 होगा, नहीं जी, तो यह हो गया प्लस एल स्क्वायर बाई 4। एक मिनट रुको, अरे आर एक्स प्लस नहीं एल बाई 4, नहीं एक्स प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, आप प्लस डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर तो रहेगा ही, आर वेरिएबल है एक्स वेरिएबल नहीं है, आप प्लस एक्स माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू रख दो, ये डी क्यू तेरा आ गया, और उसकी वैल्यू रख दो, और इनको इंटीग्रेट कर देना है, क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, कहां से कहां ले बोल, इंटीग्रेट करोगे रेडियस कैपिटल आर से इंफिनिटी तक, कैपिटल आर से इंफिनिटी तक, आर इक्वल आर का वैल्यू रख, सही है, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 346, 346 भी पूछा है बच्चा, 346 देख लो, 346 3.46
3.46 में एक डाइपोल है, देखो यह थ्रेड है और यहां एक डाइपोल रखा गया, तो यहां ए में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, आप फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इनटू डेली बाई डेल आर। ये पॉजिटिव आएगा तो इधर रहेगा, निगेटिव आएगा तो इधर, ये तो बन गया। और ई की वैल्यू रखकर डिफरेंशिएट कर दे। हाँ, दूसरा क्या है, बी में along द थ्रेड, अरे रुको 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 गलत हो गया, एम along वेक्टर आर, ये है बी है, ये तो बी है। ए में क्या कह रहा है, along थ्रेड, माने ऐसा थ्रेड है और ऐसा रखा हुआ है, तब ठीक है, यहां माइनस क्यू होगा तो यहां प्लस क्यू, तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई और इस पर क्यू ई, जीरो हो गया, ए का जीरो हो गया। सी देखो, सी देखो, सी में क्या कह रहा है, इसका वह सवाल अच्छा है। सी में तीनों परपेंडिकुलर है, तो थ्रेड को डॉट कर दो और इसको ऐसे रख दो, तो यहां चार्ज हो गया तेरा माइनस क्यू, यहां हो गया प्लस क्यू। नहीं, अब यह डिस्टेंस तुम्हारा आर है, अब देखो यह डिस्टेंस को ए मान लो, ए मान लो, अब पी को लिख देना क्यू इंटू 2a। ओके, अब देखो इसके कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा, क्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पर जो होगा इधर हो जाएगा क्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखो दोनों फोर्स में क्या अंतर है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कौन वाला, ऐसा वाला, सिर्फ ये वाला बचेगा, तो इस एंगल को थीटा मान ले, तो यह भी एंगल थीटा होने वाला है, तो ऊपर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में वह एफ कितना आ जाएगा भाई, वह फोर्स आएगा, बोलो, दोनों तो बराबर है ना, तो ट्वाइस ऑफ कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना आएगा भाई, तो वह होगा ए बाई आर, ए बाई बोलो ना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बाद में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख देगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अगला कौन सवाल है, खत्म हो गया खेल, हो गया ना खत्म, थैंक यू। इतना कम टाइम में देखो दोनों हार्डर हार्डर जितने सवाल थे, क्रोटोव का तो लगभग सब हो गया और एक आध को तो बता ही दिया गया। थैंक यू।